अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का कॉन्सेप्ट मेनली 20th सेंचुरी में डेवलप होता है, स्पेशली ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर टू के आसपास। इस पीरियड में अमेरिका एक आइडेंटिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, सोशल इनइक्वालिटी और मॉरल कन्फ्यूजन से गुजर रहा था, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट लिटरेचर पर पड़ा। सेटिंग जनरली इंडस्ट्रियलाइज्ड अमेरिका की होती है, जहां अर्बन लाइफ, कैपिटलिज्म, लोनलीनेस और एलिनेशन डोमिनेट करते हैं। ये लिटरेचर किसी ऑथर ने स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि मॉडर्निज्म और लेटर पोस्ट मॉडर्निज्म के राइटर्स ने कलेक्टिवली इसको शेप किया था। राइटर्स जैसे एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड, जॉन स्टिनबैक और अर्थर मिलर ने अमेरिकन सोसाइटी के कॉलेप्स, ब्रोकन ड्रीम्स और अमेरिकन ड्रीम की फेलियर को डेपिक्ट किया था। इन्होंने ये सब इसलिए लिखा क्योंकि उनका मानना था कि रियलिटी को एक्सपोज करना ज़रूरी है। जो शाइनी अमेरिका दिखाया जाता है वो एक्चुअली अंदर से फ्रैक्चर्ड है। इनकी राइटिंग में कैरेक्टर्स ऑफन स्ट्रगल करते हैं आइडेंटिटी, सर्वाइवल और पर्पस के साथ, जो रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी खुद अनस्टेबल है। थ्योरी के लेवल पर अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का मेन फोकस है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि कैपिटलिज्म, वॉर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसान को इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देते हैं। ये लिटरेचर ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या प्रोग्रेस सच में प्रोग्रेस है या सिर्फ इल्यूजन है। इसमें डिसइल्यूजनमेंट, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ फेथ और एग्जिस्टेंशियल डाउट सेंट्रल थीम्स होते हैं। जैसे ये दिखाया जाता है कि मॉडर्न अमेरिका में इंसान अपनी असली आइडेंटिटी और मीनिंग खो देता है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का पार्ट 1 हम डिस्कस करते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि इसके थ्योरेटिकल बेस किस तरह से डेवलप होते हैं। ये लिटरेचर एक रिएक्शन है उन हिस्टोरिकल कंडीशंस का जो ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में क्रिएट हुए थे। इस फेज में अमेरिकन ड्रीम का जो आइडियल था, सक्सेस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, वो प्रैक्टिकली कोलैप्स होता है। इस कोलैप्स को राइटर्स ने सिर्फ नरेट नहीं किया है, बल्कि क्रिटिकली एनालाइज भी किया है, जिससे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप होता है, जहां लिटरेचर सोसाइटी का मिरर ही नहीं बल्कि क्रिटिक भी बन जाता है। इसका कोर कॉन्सेप्ट है डिसइल्यूजनमेंट, जहां इंडिविजुअल रियलाइज करता है कि जो प्रोमिसेस सोसाइटी ने दिए थे वो फॉल्स या इनकम्प्लीट थे। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड के वर्क्स में ये क्लियरली दिखता है कि वेल्थ और ग्लैमर के बावजूद एम्प्टीनेस एग्जिस्ट करती है। ये डिसइल्यूजनमेंट सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, जहां पूरा नेशन एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस में होता है। इसी से रिलेटेबल एक और सेंट्रल आइडिया है फ्रेगमेंटेशन का, जो मॉडर्निज्म का भी की फीचर है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है रियलिटी का ब्रेक हो जाना। आइडेंटिटी, टाइम, नैरेटिव सब फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है कि मॉडर्न लाइफ कोहेरेंट नहीं है। इस थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है एलिनेशन, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। जब सोसाइटी में मशीन्स, फैक्ट्रीज और प्रॉफिट मोटिव डोमिनेट करता है, तब इंडिविजुअल अपने काम से, अपने आप से और दूसरों से डिस्कनेक्ट फील करता है। जॉन स्टिनबैक ने एलिनेशन को वर्क क्लास के स्ट्रगल के थ्रू दिखाया है, जहां इकोनॉमिक सिस्टम इंसान को सिर्फ एक टूल बना देता है, जहां से एक मार्क्सिस्ट रीडिंग भी डेवलप नहीं होती है, जिसमें कैपिटलिज्म को क्राइसिस का मेन रीज़न बताया जाता है और लिटरेचर को एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखा जाता है। साथ ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी एक मेजर कॉन्सेप्ट है, जो स्पेशली वॉर के बाद इमर्ज होता है, जब इंसान डेथ, डिस्ट्रक्शन और अनसर्टेनिटी का सामना करता है, तब वो अपनी एग्जिस्टेंस के मीनिंग को क्वेश्चन करता है। अर्थर मिलर के प्लेज में ये एग्जिस्टेंशियल डाउट दिखाई देता है, जहाँ कैरेक्टर अपनी मॉरल वैल्यूज़ और आइडेंटिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट में फेज होते हैं। ये लिटरेचर ये सजेस्ट करता है कि मॉडर्न अमेरिका में इंसान एक स्टेबल आइडेंटिटी लूज कर चुका है और वो कंसिस्टेंटली सर्च में है।
इसी में फ्रेंड्स अगर हम नेट पर्पस से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहें तो वो है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को एक क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी के रूप में समझा जाता है। यहाँ मॉडर्निटी का मतलब है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जो सरफेस पर प्रोग्रेस लगता है लेकिन अंदर से इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इस लिटरेचर का पूरा पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना नहीं है, बल्कि रीडर्स को ये समझाना है कि सोशल स्ट्रक्चर्स और आइडियोलॉजिक्स को क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें आयरनी, सिंबलिज्म और रियलिस्टिक डेपिक्शन का यूज़ होता है ताकि हिडन ट्रुथ को एक्सपोज कर सके। ओवरऑल अमेरिकन क्राइसिस का पार्ट 1 एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन बिल्ड करता है, जहां लिटरेचर को एक ऐसे टूल के रूप में देखा जाता है जो सोसाइटी के इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन को एक्सप्लोर करता है और ये बताता है कि क्राइसिस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते हैं, डीपली इंटरनल भी होते हैं। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 2 में हम मेनली उसके लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन और नरेटिव टेक्निक्स पर फोकस करते हैं, यानी राइटर्स किस तरह से क्राइसिस को फॉर्म, स्टाइल और कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट करते थे। ये फेज स्पेशली मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म तक एक्सटेंड होता है, जहाँ राइटिंग का स्ट्रक्चर भी उतना ही अनस्टेबल हो जाता है जितना सोसाइटी खुद है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलैप्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम, जो सिर्फ एक थीम नहीं थी, ये आइडियोलॉजिकल क्रिटिक है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने दिखाया है कि सक्सेस और वेल्थ के पीछे भागने से हैप्पीनेस नहीं मिलती है, बल्कि मॉरल डिके और एम्प्टीनेस बढ़ जाती है। यहाँ अमेरिकन ड्रीम एक इल्यूजन बनता है। ये आइडिया नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफन इसी कंट्रडिक्शन पर बेस्ड होते हैं कि प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी का गैप कैसे शो हुआ था। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है सोशल रियलिज्म, जिसमें राइटर्स सोसाइटी को आइडलाइज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी हार्श रियलिटी को रैपिड करते हैं। जॉन स्टेनबेक के वर्ड्स में वर्किंग क्लास की सफरिंग, माइग्रेशन, पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन को डायरेक्ट और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। यहाँ लिटरेचर एक तरह का सोशल डॉक्यूमेंट बन जाता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस को ह्यूमन इम्पैक्ट को इम्पोज करता है। ये अप्रोच मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए भी रिलेवेंट है, जहाँ क्लास स्ट्रगल और इनइक्वालिटी सेंट्रल होते हैं। मार्क्सिज्म पे भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मार्क्सिस्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप उधर देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, सब कुछ इंक्लूड किया है। इस फेज में ट्रेजेडी का मॉडर्न फॉर्म भी डेवलप होता है, स्पेशली आर्थर मिलर के थ्रू ट्रेडिशनल ट्रेजेडी किंग्स और हीरोज पर बेस्ड होती है। लेकिन अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर में कॉमन मैन ट्रेजिक हीरो बन जाता है। यहाँ डाउनफॉल किसी एक फैटल फ्लो से नहीं, बल्कि सोशल प्रेशर्स, इकोनॉमिक फेलियर्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से होता है। यह आइडिया भी नेट में बार बार पूछा जा रहा है कि मॉडर्न ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट कैसे रीडिफाइन होता है। साथ ही साइकोलॉजिकल डेप्थ और इनर कॉन्फ्लिक्ट भी एक की फीचर है। कैरेक्टर्स एक्सटर्नल क्राइसिस के साथ साथ इंटरनल ब्रेकडाउन भी फेस करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, गिल्टी, एंजाइटी और सेल्फ डाउट। ये इन्फ्लुएंस पार्टली साइको एनालिसिस से आता है, जहां अनकॉन्शियस माइंड और हिडन डिजायर्स को एक्सप्लोर किया जाता है। इसलिए नैरेटिव्स में फ्लैशबैक, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंबॉलिक एलिमेंट का यूज होता है ताकि इनर रियलिटी को एक्सप्रेस किया जा सके। पोस्ट मॉडर्न फेज में ये क्राइसिस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जहाँ ट्रुथ और रियलिटी रिलेटिव हो जाती है। यहाँ फ्रेगमेंटेशन एक्सट्रीम लेवल पर होती है, स्टोरीज लीनियर नहीं होती है, मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं होते हैं और रीडर्स को खुद इंटरप्ट करना पड़ता है। इसका पर्पस ये दिखाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कोई सिंगल ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता है, सब कुछ पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। ये भी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी को सेंट्रल माना है। ओवरऑल अगर देखें तो पार्ट 2 स्टैब्लिश करता है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर सिर्फ कंटेंट का क्राइसिस नहीं है, बल्कि फॉर्म का भी क्राइसिस है। यानी जो सोसाइटी ब्रोकन है वही ब्रेक राइटिंग के स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स और नैरेटिव टेक्निक्स में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे लिटरेचर एक पावरफुल मीडियम बन जाता है जो क्राइसिस को सिर्फ बताता नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस करवाता है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 3 में हम उसके आइडियोलॉजिकल डेप्थ और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन पर फोकस करते हैं। यानी अब लिटरेचर सिर्फ क्राइसिस को डिपिक्ट नहीं करता है,
बल्कि उसको डिफरेंट थियोरेटिकल लेंस से समझा जाता है। ये फेज स्पेशली इम्पॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरीज और क्रिटिसिज्म से आते हैं। सबसे पहले मेजर फ्रेमवर्क है मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन, जहाँ अमेरिकन क्राइसिस को कैपिटलिज्म के फेलियर के रूप में देखा जाता है। जॉन स्टनबैग जैसे राइटर्स के टेक्स्ट में क्लियरली दिखाया जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम अनइक्वल है और वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइट होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्राइसिस नेचुरल नहीं होता है, बल्कि सिस्टम का रिजल्ट होता है, जहां पावर और वेल्थ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाते हैं। लिटरेचर यहाँ एक रेजिस्टेंस बन जाता है जो हिडन क्लास स्ट्रगल को रिवील करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें फोकस होता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंग क्रिएट करने की स्ट्रगल पर। अर्थर मिलर के कैरेक्टर्स अक्सर ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां उन्हें मॉरल चॉइसेस लेनी पड़ती है बिना किसी क्लियर गाइडेंस के। ये थ्योरी ये बताती है कि क्राइसिस के टाइम पर इंसान को खुद अपनी आइडेंटिटी और पर्पस डिफाइन करना पड़ता है। इसके साथ ही साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म भी अमेरिकन क्राइसिस को समझने का एक पावरफुल टूल है। ये अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज़ पर बेस्ड है, जहां अनकॉन्शियस माइंड, रिप्रेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज किया जाता है। क्राइसिस लिटरेचर में कैरेक्टर के एक्शन सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन का रिजल्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनके इंटरनल फियर्स, डिज़ायर्स और ट्रॉमास भी उन्हें शेप करते हैं। इसलिए एंजाइटी, गिल्ट और मेंटल ब्रेकडाउन बार बार दिखाई देते हैं। एक और सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव है कल्चरल क्रिटिसिज्म। यहाँ अमेरिकन सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ को क्वेश्चन किया जाता है। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड के वर्क्स में कंज्यूमर कल्चर और मटेरियलिज्म की क्रिटिक मिलती है, जहाँ सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं, स्टेटस भी होता है। ये अप्रोच ये हाईलाइट करती है कि कल्चर खुद एक क्राइसिस में है, जहाँ मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड हो जा रही हैं। पोस्ट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये सब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहाँ मेटा नैरेटिव्स का कोलैप्स होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या सिंगल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हर थ्योरी एक पर्सपेक्टिव है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। इसलिए अमेरिकन क्राइसिस को एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं, बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू समझा जाता है। ओवरऑल पार्ट 3 का कोर ये ही है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को समझने के लिए एक सिंगल थ्योरी काफ़ी नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है, जहाँ इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और कल्चरल सब एस्पेक्ट्स इंटरसेक्ट होते हैं। नेट के लिए यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि उनके थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वही एक्चुअल डेप्थ क्रिएट करते हैं और फिर क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 4 उसके पर्पस, इम्पैक्ट और ओवरऑल सिग्निफिकेंस पर फोकस करता है। यहीं अब तक जो क्राइसिस डिपिक्ट और एनालाइज हुआ, उसका फाइनल एम क्या है और लिटरेचर सोसाइटी पर क्या इफेक्ट डालता है, ये फेस थ्योरी को कंक्लूड करता है। और नेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहीं से आती है। इसका सबसे सेंट्रल आइडिया है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का पर्पस सिर्फ रियलिटी को शो करना नहीं, बल्कि इल्यूजन को ब्रेक करना है। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड जैसे राइटर्स ने ये दिखाया है कि अमेरिकन ड्रीम्स एक कंस्ट्रक्टेड मिथ है जो लोगों को फॉल्स होप देते हैं। लिटरेचर यहाँ से अवेकनिंग टूल बन जाता है, जो रीडर्स को फोर्स करता है कि वो सरफेस रियलिटी के नीचे छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस को देखें। ये एक्सपोजर ही इसका प्राइमरी एम है। साथ ही ये लिटरेचर एक तरह का सोशल क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म का मीडियम है। जॉन स्टीनबेक के वर्क्स में सफरिंग को इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि वो रीडर्स में एम्पैथी और अवेयरनेस क्रिएट करता है। इसका इनडायरेक्ट पर्पस ये होता है कि सोसाइटी अपनी इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिसेस को रिकग्नाइज करती है और चेंज करने की तरफ मूव करती है। यहाँ लिटरेचर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करता है। एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इंडिविजुअल अवेकनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन
आर्थर मिलर के कैरेक्टर्स के थ्रू ये दिखाया जाता है कि क्राइसिस के बीच भी इंसान अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज को समझ सकते हैं, यानी क्राइसिस सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रियलाइजेशन का भी मूवमेंट हो सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका पर्पस है कि शिफ्ट हो जाता है, जहां पोस्ट मॉडर्निज्म के अंडर लिटरेचर सर्टेनिटी को चैलेंज करता है। यहाँ एम सॉल्यूशन देना नहीं बल्कि क्वेश्चन रेज करना होता है। रीडर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो खुद मीनिंग कंस्ट्रक्ट करें। इस अप्रोच में क्राइसिस को कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। फाइनल थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह सकते हैं कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर एक मल्टी लेयर्ड क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी है। यहाँ इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल सब लेवल पर ब्रेकडाउन को एक्सप्लोर किया जाता है। नेट के लिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि इस लिटरेचर का एसेंस क्राइसिस एज क्रिटिक एंड अवेकनिंग है, यानी क्राइसिस को समझना ही उसको चैलेंज करना है। पहली स्टेप यहीं से शुरू हुई थी, तो आप देख लेना इसको, ये नोटिस कर लेना। पार्ट 5 उसके मेजर टेक्स्ट और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करता है, यानी कैसे स्पेसिफिक वर्क के थ्रू क्राइसिस को कंसंट्रेटली एक्सप्रेस किया गया। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द ग्रेट गैट्सबाय अमेरिकन ड्रीम के कोलैप्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सिंपल है, जहां वेल्थ और सक्सेस के बावजूद इमोशनल एम्प्टीनेस और मॉरल डिके दिखाया जाता है। गैट्सबाय का कैरेक्टर खुद एक इल्यूजन बन जाता है। वो ड्रीम को अचीव करता हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक अनअटेंडेबल आइडियल के पीछे डिस्ट्रॉय होता जाता है। इस तरह जॉन स्टेनबेक का द ग्रैप्स ऑफ रेथ इकोनॉमिक क्राइसिस को ह्यूमन सफरिंग के थ्रू डेपिक्ट करता है, जहां माइग्रेशन, पॉवर्टी और इनजस्टिस सेंट्रल हो जाते हैं। ये टेक्स्ट क्राइसिस को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं देता है, उसको रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस बना देता है। ड्रामा में आर्थर मिलर का डेथ ऑफ द सेल्समैन मॉडर्न ट्रेजेडी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां कॉमन मैन का डाउनफॉल अमेरिकन ड्रीम की फेलियर से लिंक्ड है। विली लेमन का कैरेक्टर ये शो करता है कि सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किस तरह इंडिविजुअल को मेंटली और इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेट के लिए यहाँ से समझना इम्पॉर्टेंट है कि टेक्स्ट सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि सिंबल ऑफ क्राइसिस है। गैट्सबाय इल्यूजन का सिंबल है, जॉर्ज फैमिली स्ट्रगल का सिंबल है और विली लेमन फेलियर ऑफ आइडेंटिटी का सिंबल है। इस तरह लिटरेचर एक सिंबॉलिक सिस्टम बन जाता है, जहां हर कैरेक्टर और सिचुएशन डीपर सोशल और साइकोलॉजिकल मीनिंग कैरी करती है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 6 में उसका ओवरऑल कंक्लूजन और एग्जाम ओरिएंटेड सिंथेसिस पर बेस्ड है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस लिटरेचर को एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के रूप में समझा जाए, जहाँ मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस और एक्सटेंशनलिज्म सब एक साथ काम करते हैं। ये क्राइसिस एक सिंगल रीज़न से नहीं बल्कि मल्टीपल फोर्सेस, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल के इंटरेक्शन से होता है, इसलिए इसका एनालिसिस भी मल्टी डायमेंशनल होता है। फाइनल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये इस्टेब्लिश करती है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का एसेंशियल है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी और सर्च फॉर मीनिंग। ग्रेट डिप्रेशन ने इकोनॉमिक सिस्टम को क्वेश्चन किया, वर्ल्ड वॉर 2 ने ह्यूमन वैल्यूज़ को चैलेंज किया और इन दोनों ने के कंबाइंड इफेक्ट ने ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जहाँ सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। लिटरेचर इस अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है और रीडर को फोर्स करता है कि वो खुद आंसर ढूंढे। पार्ट 7 उसके थीम्स का डीपर कंसोलिडेशन है, यानी जो कॉन्सेप्ट पहले आए उनका इंटीग्रेटेड फॉर्म है। इस फेज में सबसे डोमिनेंट थीम है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आर्थर मिलर के कैरेक्टर्स हो या एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के, सब एक ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जहां उनकी पर्सनल आइडेंटिटी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के नीचे क्रश हो जाती है। आइडेंटिटी यहाँ फिक्स्ड नहीं होती है बल्कि कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है, जो मॉडर्न लाइफ की इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके साथ ही इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहां कैरेक्टर्स एक इमेजिन वर्ल्ड में जीते हैं लेकिन रियलिटी उन्हें बार बार ब्रेक करती है। ये ड्यूअलिटी क्राइसिस का साइकोलॉजिकल कोर बन जाता है। पार्ट 7 में एक और क्रूशियल आइडिया है मॉरल डिके और वैल्यू क्राइसिस का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रेडिशनल मॉरल सिस्टम वीक हो जाता है और लोगों के पास क्लियर राइट रॉन्ग का फ्रेमवर्क नहीं बचता।
इसलिए लिटरेचर में एम्बिग्विटी बढ़ जाती है, कैरेक्टर्स मॉरली ग्रे हो जाते हैं और डिसीजंस क्लियर नहीं होते हैं। ये एम्बिग्विटी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर में सर्टेनिटी क्यों एब्सेंट होती है। इस फेज का ओवरऑल फोकस दिखाना है कि क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल नहीं होते हैं, डीपली एथिकल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन भी हैं। अमेरिकन क्राइसिस के पार्ट 8 में उसके लैंग्वेज, स्टाइल, नैरेटिव, एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर करता है। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों में लैंग्वेज ट्रेडिशनल क्लैरिटी को लूज कर देती है और फ्रेगमेंटेड, सिंबॉलिक और लेयर्ड हो जाती है। यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉन लीनियर नैरेटिव और अनरिलायबल नरेशन का यूज़ होता है ताकि इनर रियलिटी को एक्सप्रेस किया जा सके। ये टेक्निक्स इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि सिंपल लीनियर स्टोरी टेलिंग क्राइसिस को कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं कर सकती। इस पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरटेक्चुअलिटी और मेटाफिक्शन का, स्पेशली पोस्ट मॉडर्निज्म फेज में। टेक्स्ट खुद अपनी आर्टिफिशियलिटी को रिवील करता है और रीडर को रिमाइंड करता है कि ये एक कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव है। इसका पर्पस ये है कि रीडर ब्लाइंडली बिलीव ना करे बल्कि क्रिटिकली एंगेज करे। यहाँ लिटरेचर एक ओपन एंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल होते हैं। नेट के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म और कंटेंट दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है और नैरेटिव भी फ्रेगमेंटेड होगा। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 9 में उसका फाइनल क्रिटिकल इवोल्यूशन और एप्लीकेशन है। यहाँ ये इस्टेब्लिश होता है कि ये लिटरेचर एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि कंटिन्यूइंग रिलेवेंस रखता है। ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुआ क्राइसिस आज भी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, कल्चरल कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी इशू के थ्रू। इसलिए ये लिटरेचर टाइमलेस बन जाता है। फाइनल एवोल्यूशन में ये कंक्लूड होता है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर का मेन फंक्शन है क्वेश्चनिंग और अवेयरनेस क्रिएट करना। ये रीडर्स को रेडीमेड आंसर नहीं देता है, उन्हें फोर्स करता है कि वो खुद क्रिटिकली सोचे। इसका एप्लीकेशन आप किसी भी टेक्स्ट पर कर सकते हैं। अगर उसमें डिसइल्यूजनमेंट है, फ्रेगमेंटेशन है, एलिनेशन है और आइडेंटिटी क्राइसिस है तो वो अमेरिकन क्राइसिस फ्रेमवर्क में एनालाइज किया जा सकता है। नेट के पर्सपेक्टिव से ये लास्ट पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट एनालिटिकल लेंस मिलता है जिससे आप थ्योरी और टेक्स्ट दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पार्ट 10 में रीडर रिस्पॉन्स और इंटरप्रिटेशन डायमेंशन को कवर करता है। यहाँ फोकस शिफ्ट हो जाता है टेक्स्ट से रीडर पर, यानी क्राइसिस का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता है बल्कि रीडर के पर्सपेक्टिव से कंस्ट्रक्ट होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के इन्फ्लुएंस में यह आइडिया स्ट्रांग होता जा रहा था कि हर रीडर अपनी सोशल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस और आइडियोलॉजी के बेसिस पर टेक्स्ट अलग तरीके से समझता है। इसलिए अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को ओपन फील्ड बन जाता है जहां एक ही टेक्स्ट मल्टीपल मीनिंग जनरेट कर सकता है। ये नेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑथर से नहीं बल्कि रीडर से कैसे शिफ्ट होता है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 11 में उसका कंपैरेटिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। यहाँ ये समझा जाता है कि अमेरिकन क्राइसिस आइसोलेटेड फिनोमिनन नहीं है बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप और दूसरे रीजन्स में भी सिमिलर क्राइसिस फील हुआ जहाँ डिसइल्यूजनमेंट और एक्जिस्टेंशियल डाउट कॉमन थीम्स बन गए थे। इसलिए अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को आप ग्लोबल मॉडर्न क्राइसिस के एक वर्जन के रूप में देख सकते हैं। ये कंपैरिजन नेट में हेल्पफुल होता है कि जब क्वेश्चन डिफरेंट लिटरेचर के बीच सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस पर आते हैं। यहाँ आप देखा सकते हैं कि क्राइसिस यूनिवर्सल है लेकिन उसका एक्सप्रेशन कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 12 उसका अल्टीमेट कंक्लूजन और एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क है जहाँ पूरी थ्योरी को एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में समझा जाता है। ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 ने जो सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन क्रिएट किया उसको राइटर्स जैसे एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, जॉन स्टिनबैक और आर्थर मिलर ने डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया। फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर एक इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, फ्रेगमेंटेशन, एलिनेशन और क्रिटिकल अवेयरनेस है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट के 3 लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं। पहला उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर, दूसरा उसके थ्योरेटिकल लेंस पर और तीसरा उसके लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन पर।
अगर ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है जो नेट के लिए ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। इसके पार्ट 13 में उसके पावर स्ट्रक्चर्स और आइडियोलॉजी क्रिटिक पर फोकस करता है। यहाँ लिटरेचर को एक ऐसे टूल के रूप में देखा जाता है जो हिडन पावर रिलेशंस को एक्सपोज करता है। मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से ये क्लियर होता है कि क्राइसिस सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं होते हैं बल्कि रूलिंग क्लास के कंट्रोल और इकोनॉमिक डोमिनेंस का रिजल्ट होते हैं। जॉन स्टीनबैक के वर्क्स में ये दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम वर्किंग क्लास को सप्रेस करता है और उनकी वॉइस को मार्जिनलाइज करता है। इस पार्ट में मेन थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि लिटरेचर आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है और रीडर्स को ये समझाता है कि नॉर्मल लग रहा वो एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है। अमेरिकन क्राइसिस का 14th पार्ट जेंडर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डायमेंशन को एक्सप्लोर करता है। यहाँ फोकस होता है कि क्राइसिस सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं हो बल्कि जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशन से भी लिंक्ड हो। फेमिनिज्म के थ्रू ये एनालाइज किया जाता है कि मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी में वुमेन और मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज़ कैसे डबल क्राइसिस फेस करती हैं। एक एक्सटर्नल सोशल प्रेशर और एक इंटरनल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। इस पर्सपेक्टिव में लिटरेचर एक स्पेस बन जाता है जहाँ सप्रेस्ड वॉइस को एक्सप्रेशन मिलता है और ट्रेडिशनल नॉर्म्स को क्वेश्चन किया जाता है। नेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्वेश्चन में इंटरसेक्शनलिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रोल काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर के पार्ट 15 में उसके मिथ वर्सेस रियलिटी और कल्चर नरेटिव ब्रेकडाउन पर बेस्ड है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के टेक्स्ट में अमेरिकन ड्रीम एक मॉडर्न मिथ के रूप में प्रेजेंट होता है जो रियलिटी के सामने कोलैप्स हो जाता है। जहां एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल आइडिया है कि सोसाइटी अपने आप को सस्टेन करने के लिए मिथ क्रिएट करती है, लेकिन क्राइसिस के टाइम पर ये मिथ फेल हो जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ग्रैंड नैरेटिव या यूनिवर्सल ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि लिटरेचर का काम इन मिथ को डीकंस्ट्रक्ट करना होता है और रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को रिवील करना होता है। इसके पार्ट 16 में उसका फाइनल इंटेलेक्चुअल क्लोजर और एडवांस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ ये स्टैब्लिश होता है कि लिटरेचर एक इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है जो हर नए क्राइसिस के साथ रिलेवेंट रहता है। ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के से शुरू हुआ ये डिस्कोर्स आज भी कंटिन्यू होता है डिफरेंट फॉर्म्स में। फाइनल थ्योरेटिकल क्लैरिटी के लिए ये है कि अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को आप एक डायनामिक क्रिटिकल लेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जहां आप किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते वक्त उसमें डिसइल्यूजनमेंट, पावर स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट और नैरेटिव ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेट के लिए अल्टीमेटली टेक अवे ये है कि अगर आप अमेरिकन क्राइसिस लिटरेचर को सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि मल्टी थ्योरेटिकल एनालिटिक टूल के रूप में समझें तो आप किसी भी अनसीन पैसेज या लिटरेरी वर्क को कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये है इसका हाईएस्ट लेवल का एप्लीकेशन जहां थ्योरी डायरेक्टली प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।